मैंने आपसे बात किया कि क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो आपकी है, ठीक है, क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जो है वो तीन बाजार को लेकर के चलती है, थ्री टाइप्स के मार्केट की बात करती है। और ये तीन प्रकार के मार्केट की कौन सी बात करती है? पहले मार्केट की इन्होंने बताया इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट की पहली बात किया कि श्रम बाजार में संतुलन पाया जाता है। दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि कमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम पाया जाता है, कमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम पाया जाता है। और तीसरा इन्होंने बताया कैपिटल मार्केट में इक्विलिब्रियम पाया जाता है। कैपिटल मार्केट की बात ये करते हैं। तो इस तीन प्रकार की मार्केट की बात करते हैं। लेबर मार्केट वो लेबर मार्केट होता है जहां पर श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होती है, वो बाजार आपका श्रम बाजार होता है। तो श्रम बाजार में संतुलन उसकी मजदूरी करती है, यानी यहां पर एक्टिव फैक्टर क्या मिला? जो फ्लेक्सिबल वेज मिला, यानी लोचशील मजदूरी क्या कर रही थी कि वो श्रम बाजार को संतुलन में बनाए हुए थी। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम जो होता है वो लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम है, वो फ्लेक्सिबल वेज के आधार पर डिटरमाइन हो रही थी। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में देखिए क्लासिकल अप्रोच क्या कहता कि श्रमिकों की मांग श्रमिकों की पूर्ति के बराबर है, अर्थात अर्थव्यवस्था में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, दैट इज कॉल्ड, वो क्या होती है, बाजार में सप्लाई ऑफ लेबर को दिखाती है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। एंड डिमांड ऑफ लेबर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिमांड ऑफ लेबर रिप्रेजेंट बाई, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? इंडस्ट्री द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में कितने लोगों की डिमांड है, यानी ये प्रोड्यूसर के द्वारा डिमांड ऑफ लेबर किया जाता है। एंड सप्लाई ऑफ लेबर हम लोग हैं, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस दिन ग्रेजुएशन कर लेंगे हम मार्केट में उतरेंगे और हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, यानी हम ग्रेजुएट हैं एंड वी वांट टू जॉब, हम काम करना चाहते हैं, तो ये सप्लाई है। तो सप्लाई ऑफ लेबर किसके द्वारा किया जाता है? हमारे द्वारा किया जाता है। एंड डिमांड ऑफ लेबर इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। और इन दोनों के बीच के इक्विलिब्रियम का कंपोनेंट है फ्लेक्सिबल वेज। ठीक है, कौन सा वेज? फ्लेक्सिबल वेज। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में हरदम पूछा जाता है कि फ्लेक्सिबल वेज के कारण लेबर मार्केट क्या होता है? इक्विलिब्रियम सिचुएशंस पे पाया जाता है। दूसरा, ये तो पहला मार्केट के विषय में मैंने ब्रीफिंग किया, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप किया। दूसरा मार्केट को प्रोफेसर जे.बी. से ने डेवलप किया था, जे.बी. से, और इन्होंने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं की पूर्ति है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी है, दैट क्रिएट इट्स ओन डिमांड। वो जो सप्लाई है वही उसकी डिमांड को जनरेट कर देती है। ठीक है, तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की बात की गई, तो इसमें इन्होंने कहा था कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी जहां पर दोनों बराबर होती है, फ्लेक्सिबल वेज, सॉरी वेज कह रहा हूं, फ्लेक्सिबल प्राइस उसका डिटर्मिनेशन करता है। फ्लेक्सिबल प्राइस, ठीक है, वैल्यू नहीं, प्राइस की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में जो आपका फ्लेक्सिबल प्राइस होता है वो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी के बीच में इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। यानी डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन की बात की जाती है वो जे.बी. से ने किया था। और इन्होंने कहा था क्लासिकल अप्रोच के अंतर्गत कि वस्तु बाजार, जैसे लेबर बाजार में फ्लेक्सिबल वेज होता है और उससे लेबर बाजार क्या होता है, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, उसी प्रकार आपका कमोडिटी मार्केट जो होता है वो भी इक्विलिब्रियम में फ्लेक्सिबल प्राइस के कारण होता है। और फ्लेक्सिबल प्राइस ही उनको इक्विलिब्रियम की सिचुएशंस में लाता है। ठीक है, अगर वस्तु का क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ने लगेगा, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह करके जो ये फ्लेक्सिबल प्राइस है ये कमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम के लिए मार्केट मैकेनिज्म की तरह काम करता है।
और तीसरा इन्होंने मार्केट को इन्होंने बताया कि जो कैपिटल मार्केट होता है, यहां पर डिमांड ऑफ कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल के बीच में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। और डिमांड ऑफ कैपिटल को कहते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट और सप्लाई ऑफ कैपिटल को क्या बोलते हैं? सेविंग। तो डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड ऑफ कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल का मतलब होता है सेविंग्स। तो इनके बीच में जो फ्लेक्सिबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है, फ्लेक्सिबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने वाला कंपोनेंट यहां पर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। अगर अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए, सप्लाई ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी तो ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी। जब सप्लाई ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी तो ब्याज की दरें बढ़ेंगी, तो ब्याज की दरें बढ़ने से निश्चित रूप से लोग ज्यादा बचत करने लगेंगे। तो क्लासिकल अप्रोच हमें क्या बताता है कि 3 प्रकार का मार्केट पाया जाता है। हरदम नोट रखिएगा। एक लेबर मार्केट पाया जाता है जहां पर डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर की हम बात करते हैं। पहला मार्केट है लेबर मार्केट, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। और इसमें जो मार्केट कंपोनेंट है जो डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर को इक्विलिब्रियम में बनाए रखता है, वो है फ्लेक्सिबल वेज। सबसे एक्टिव वेरिएबल है जो मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। मार्केट मैकेनिज्म के अंतर्गत जो फ्लेक्सिबल वेज होता है वो डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर के बीच के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। वहीं दूसरा बात मैंने बात किया इक्विलिब्रियम इन कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट को इसको जेबी से ने एक्सप्लेन किया था और इसमें इन्होंने बताया था कि जो डिमांड ऑफ कमोडिटी है एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय फ्लेक्सिबल प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो वस्तु के स्थिर मूल्य के द्वारा निर्धारित होता है, यहां पर यह डिटरमाइन करता है कि जो फ्लेक्सिबल प्राइस है वो वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति के बीच में संतुलन को बनाए रखता। और इसमें पूर्ति पक्ष को ज्यादा फोकस किया था क्लासिकल अप्रोच ने कि पूर्ति जो होती है वो डिमांड ऑटोमेटिक जनरेट करती है और उसका माध्यम क्या बनता है? दैट इज मीडिएटर, दैट इज फ्लेक्सिबल प्राइस होता है। अब तीसरा जो आपके बात बताया कि कैपिटल मार्केट जो तीसरा होता है और इस कैपिटल मार्केट में डिमांड ऑफ कैपिटल दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल दैट इज कॉल्ड सेविंग। तो इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का कंपोनेंट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यानी फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। तो प्रोफेसर ये क्लासिकल अप्रोच क्या कहता है कि ये तीनों बाजार एक साथ संतुलन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर एक बाजार में लेबर मार्केट में क्या होता है? इक्विलिब्रियम भंग होता है, इक्विलिब्रियम टूटता है, तो उसका इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट में पड़ेगा एंड इसका इंपैक्ट कैपिटल मार्केट पर भी पड़ेगा। यानी एक बाजार में अगर असंतुलन पैदा होता है तो वो तीनों बाजार में असंतुलन की श्रृंखला को प्रारंभ कर देगा। दैट क्रिएट द सीरीज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। और फिर से मार्केट मैकेनिज्म में फ्लेक्सिबल वेज यहां से काम करेगा, फ्लेक्सिबल प्राइस इस मार्केट में काम करेगा एंड फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल मार्केट में काम करेगा और एक नया इक्विलिब्रियम तीनों मार्केट ऑटोमेटिक बना लेंगे। आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड ऑटोमेटिक पावर्स। ऑटोमेटिक पावर्स यानी एक मार्केट में अगर कोई हलचल होती है, कोई आपके पास वेव्स आती है, तो उसका इंपैक्ट दूसरे मार्केट में निश्चित रूप से पड़ता है। और यहीं पर क्लासिकल अप्रोच जो आपका ये बताता है कि तीनों जो इक्विलिब्रियम है वो एक साथ मेंटेन होते हैं। ठीक है, अगर कैपिटल मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम हुआ, कोई ऐसी घटना हुई जिससे कैपिटल मार्केट प्रभावित हुआ, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन करने का प्रयास करेगा। उसके साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट में फिर से प्राइस एक्टिव हो जाएगा और लेबर मार्केट में जो आपका फ्लेक्सिबल वेज है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ मेंटेन होते हैं और जब तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ मेंटेन होते हैं तो उसको इकोनॉमिक्स की एक भाषा दी जाती है दैट इज कॉल्ड जनरल इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, हरदम एग्जाम में पूछा गया है। जब अर्थव्यवस्था के
सभी क्षेत्रों में एक साथ इक्विलिब्रियम होता है तो उसे सामान्य संतुलन कहते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं, सामान्य संतुलन। लेकिन अगर एक मार्केट में इक्विलिब्रियम रहे, अन्य मार्केट में इक्विलिब्रियम ना रहे, इट में भी पॉसिबल कि श्रम बाजार में संतुलन है लेकिन वस्तु बाजार तथा पूंजी बाजार कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्योंकि कुछ इकट्ठा तो तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे ना, वो तो लास्ट स्टेज में होंगे तीनों इकट्ठा इक्विलिब्रियम। बट क्या होता है, फ्लैक्चुएशन तो एक बाजार से स्टार्ट होगा। तो जब एक बाजार में फ्लैक्चुएशन होता, अन्य बाजार स्थिर होते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम कहते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आंशिक संतुलन, या टेक्निकल वर्ड है याद रखिएगा, आंशिक संतुलन के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं आपसे, तो क्लासिकल अप्रोच जो बात कर रहा था वो जनरल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, ना कि पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था। जबकि मॉडर्न अप्रोच जो आए, अभी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, आप पढ़ते भी होंगे कि जो मॉडर्न अप्रोच आए, वो मॉडर्न अप्रोच क्या हमें कह रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच हमें ये बता रहे हैं कि हम पार्शियल इक्विलिब्रियम में जी रहे हैं। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्टों ने कहा था कि मार्केट मैकेनिज्म ऐसा काम करता है कि वो इकोनॉमी में जनरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है। कुछ हलचल होती है, उस हलचल में मार्केट मैकेनिज्म काम करता है, और मार्केट मैकेनिज्म का पार्ट क्या होता है, फ्लेक्सिबल वेज पार्ट होता है, फ्लेक्सिबल प्राइस पार्ट होता है, एंड फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट होता है। देयर आर द मेनी कंपोनेंट वर्किंग इन द फ्लेक्सिबल मार्केट। फ्लेक्सिबल मार्केट में बहुत से ज्यादा कंपोनेंट काम करते हैं जो मार्केट को पुनः संतुलन में लाने का प्रयास करते हैं, और इसी को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने ऑटोमेटिक पावर कहा था। और उन्होंने लेजर फेयर की बात की थी कि हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, सरकार को मार्केट मैकेनिज्म को नहीं टच करना चाहिए, सरकार को केवल राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए थी और अन्य कोई कदम उनको नहीं उठाना चाहिए। तो यह मैंने ओवरऑल कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस किया कि क्लासिकल अप्रोच क्या है, तो केवल यही अप्रोच आपका क्लासिकल है। ये 3 थ्योरम मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपका क्लासिकल अप्रोच समाप्त हो जाएगा। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पे काम करने जा रहा हूं, और लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है, इस अप्रोच पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो चलिए, पहला है आपका श्रम बाजार में संतुलन। श्रम बाजार में संतुलन, इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। श्रम बाजार में संतुलन की बात करते हैं। याद रखना, श्रम की मांग हम क्यों करते हैं, एक प्रश्न बनता है, हम श्रमिक को क्यों डिमांड करते हैं। ठीक है, हम श्रमिक क्यों करते हैं, क्योंकि श्रमिक में एक गुण पाया जाता है, एक क्वालिटी पाया जाता है, किसकी, प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, हम आपको बुलाते हैं, आप आओगे, कुछ काम करोगे और उससे मुझे यूटिलिटी मिलेगी। एक श्रमिक है, वो जाता है, गड्ढा खोदता है, किसान को यूटिलिटी मिलती है, जुताई करता है, किसान को यूटिलिटी मिलती है। एक नौकर है, वो मालिक की सेवा करता है, यूटिलिटी मिलती है। तो एक गुण होता है श्रमिक के पास कि वो प्रोडक्टिविटी को देता है, और उस प्रोडक्टिविटी के बदले हम उसको क्या देते हैं, वेज देते हैं, मजदूरी देते हैं। हमको लगता है कि हमने इससे 10 रुपए की यूटिलिटी ग्रहण किया, तो हमने 10 रुपए इसको दे दिया। यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर। ठीक है, उसने मान लीजिए एक हमने लेबर को बुलाया और अपने खेतों में काम कराया, और काम कराने के बाद सपोज दैट उससे 40 केजी गेहूं हुआ, 40 केजी गेहूं हुआ, तो ये जो 40 केजी गेहूं है वो क्या होगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर होगा ना। यानी एक श्रमिक द्वारा उत्पादन की गई वस्तु की भौतिक मात्रा कहलाएगी। एक श्रमिक है, वो कितना उत्पादन करता है, और हम याद रखना, जितना उत्पादन करता उससे ज्यादा हम कभी नहीं देंगे उसको। आपने देखा होगा कि हम किसी को कितना देते हैं,
जितना उत्पादन किया होगा। अगर उसने उत्पादन का काम नहीं किया होगा तो हम उसको पैसा देने से बचते हैं, अरे फालतू में इसको बुला लिए थे इस लेबर को, इसने कोई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी किया नहीं, और बट हम उसको उसके बराबर देना चाहते हैं। किसके बराबर? जितना कि वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो एक श्रमिक में गुण क्या पाया जाता है? डिमांड ऑफ जो लेबर होती है, डिमांड ऑफ लेबर जो होती है वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ लेबर पर डिपेंड करती है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई बच्चा, आप ठीक है, आप ह्यूमन कैपिटल हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कर सकते हो, बट जैसे जैसे नॉलेज आपके अंदर जाता है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। आप अच्छा सोचते हो, ठीक, अच्छे डिसीजन ले सकते हो, इसलिए हम लोग नॉलेज ग्रहण करते हैं ताकि हमारा ब्रेन तेजी से काम करे, यानी आपकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन जो है वो तेजी से इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो एक लेबर है बहुत हट्टा कट्टा है, हम खुश हो जाते हैं देख के, क्यों? क्योंकि ये हट्टा कट्टा है तो मतलब ये अच्छा काम करेगा। एक बहुत बीमार जैसा व्यक्ति लेबर है तो हम उसको देख करके क्यों मना कर देते कि नहीं आपको हम नहीं ले चलेंगे, क्योंकि आप बीमार हो, आप ज्यादा फिजिकल प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि टेक्निकली हम यह कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ लेबर इट इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर। टेक्निकली तो यही बोल सकते हैं ना कि अगर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन आप ज्यादा उत्पादन कर सकते हो तो हम आपकी डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर आपकी उत्पादन करने की क्षमता कम है तो हम उत्पादन कम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यंग एज के लेबर को ढूंढते हैं मार्केट में, हम ना तो ओल्ड ढूंढते हैं ना तो चाइल्ड ढूंढते हैं, क्योंकि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी जो आपकी होती है, जो आपकी भौतिक उत्पादकता की मात्रा होती है, वो एक एनर्जेटिक लेबर में ज्यादा होती है। तो यानी एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर है, MPPL है, दैट रिप्रेजेंट योर डिमांड ऑफ लेबर, यानी दैट रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ लेबर। जिसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ज्यादा उसकी डिमांड ज्यादा होगी। विराट कोहली है, मार उतरता है क्रिकेट मैदान में, चौके छक्के यानी फिजिकल प्रोडक्शन तेजी से करता है तो उसकी डिमांड ज्यादा है। रोहित शर्मा है, बट जिसकी फिजिकल प्रोडक्टिविटी कम है, जैसे सूर्यदेव है, सूर्य कुमार यादव इस समय आउट हो रहा, फिजिकल प्रोडक्टिविटी कम है, डिमांड कम हो गई है, मार्केट के लोग कह रहे हैं कि उसको हटाओ। तो डिमांड ऑफ लेबर इट इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब याद रखिएगा, हम किसी लेबर को उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, यानी उसको मजदूरी कितना देंगे, उसकी उत्पादकता के बराबर ना, उत्पादकता से कम तो हम नहीं दे सकते ना, या उत्पादकता से अधिक नहीं दे सकते हैं। मार्जिनल यानी अंतिम लेबर को लगाने के बाद जितना उत्पादन हुआ उसके बराबर हम देंगे। सीमांत नियम क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी आपने पढ़ी होगी। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी ये कहती है कि मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही हम प्राइस पेमेंट करना पसंद करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी, तो यही इसी प्रकार मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमें यह बताता है कि एक श्रमिक को लगाने के बाद हम कितना उत्पादन प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो ये हमें डिटरमाइन करता है कि डिमांड ऑफ लेबर होती है, इट इज डिटरमाइंड बाय मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर एंड दैट इज इक्वल टू वेज, और उसी के बराबर हम मजदूरी देना पसंद करते हैं। ठीक है, अब अगर ये, या तो अगर हमारे पास वस्तु विनिमय चलता, वस्तु विनिमय में अभी आप विनिमय में आजकल आपने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, खेती का काम हो रहा, तो खेती के काम में आपने देखा होगा कि कटाई वाले आते हैं, तो कटाई वाले क्या करते हैं, वो खेत में काटते हैं और काटने के बाद 10 आपके ढेर काटते हैं आपके लिए और 11वां ढेर अपने लिए ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो वहां मजदूरी किसमें ली जाती है, वस्तु के रूप में ली जाती है। थ्रेसर में आप कतरवाते हो, अपने गेहूं को निकलवाते हो, तो उसमें 12 डलिया किसान ले लेता, 13वीं डलिया थ्रेसर वाला ले लेता है। तो वहां पर जो मजदूरी पेमेंट की जाती है वो बॉर्डर सिस्टम से पेमेंट की जाती है, यानी भौतिक रूप से। लेकिन भौतिक रूप से मजदूरी का चलन हर प्रोफेशन में नहीं है। हर प्रोफेशन में नहीं है का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक कारीगर से
आप अपना मकान बनवा रहे हो तो क्या ईंट दे दोगे? नहीं। क्या आप कमरा दे दोगे? नहीं, एक कमरे में तुम रह लेना? नहीं। वहां पर तो आपको मुद्रा देनी पड़ेगी। तो एक श्रमिक एक मकान में जब काम करता है तो कितना भौतिक उत्पादन किया उसके मूल्य से मल्टीप्लाई आप करोगे ना। ठीक है, तो आप एमपीपीएल को, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द लेबर को, उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे कि उसने कितने का उत्पादन किया। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इनटू मल्टीप्लाई बाय प्राइस एंड दैट इज इक्वल टू वेज। यही होगा। ठीक है, अब याद रखना कि ये जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन है उसको अगर उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही वेज बन जाती है। अब याद रखना कि अगर मैं प्राइस को इधर ट्रांसफर कर दूं, बहुत केयरफुली यहां पे देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज इक्वल टू वेज अपॉन पी, इधर आया प्राइस। वेज अपॉन प्राइस, और वेज अपॉन प्राइस को आप क्या कहोगे? रियल वेज की संज्ञा दी जाती है, वास्तविक मजदूरी की संज्ञा दी जाती है। एक मौद्रिक मजदूरी होती है, अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मोनेटरी वेज की बात किया था, और एक होती है रियल वेज। तो उन्होंने कहा कि जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर है, यानी डिमांड ऑफ लेबर है, डिमांड ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज। रियल वेज का फलन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो डिमांड ऑफ लेबर है इट इज फंक्शन ऑफ रियल वेज। ठीक है, रियल वेज का यह फलन है, और रियल वेज का मतलब यह हुआ कि अगर किसी श्रमिक की रियल वेज बढ़ती है, रियल वेज वो ज्यादा मांगता है, तो इसका मतलब है कि डिमांड ऑफ लेबर कम हो जाएगा, और अगर रियल वेज कम मांगता है तो डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाएगा। यह इसका मतलब है। और रियल वेज के अंतर्गत मिलने वाली मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त आपको मिलने वाली सुविधाओं को भी ऐड किया जाता है। आज वर्तमान समय में कोई श्रमिक केवल मौद्रिक मजदूरी को देख करके काम चुनाव नहीं करता है, बल्कि उनके बच्चों को क्या स्कूलिंग की व्यवस्था होगी उस इंस्टीट्यूट द्वारा। सपोज दैट आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में प्रोफेसर बनते हो, आप केवल मौद्रिक मजदूरी वहां नहीं देखोगे कि कितना हमको वेतन मिलेगा, बट आप रियल वेज वहां देखोगे कि सुविधाएं क्या हैं, हमको क्या आवास उपलब्ध होगा, क्या हमारे जो बच्चे होंगे उनके लिए एजुकेशन के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी, क्या अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी जॉब कहीं ना कहीं हमको प्रोटेक्ट करेगी, अगर हम रिटायर होते तो क्या हमको पेंशन देगी, अगर वेतन वृद्धि होती है तो क्या वेतन वृद्धि हमको मिलेगी। तो इन कई कंपोनेंट पर विचार करने के बाद एक श्रमिक उसके आधार पर क्या करता है? जॉब सर्च करता है। केवल मौद्रिक मजदूरी के आधार पर वो कभी नहीं जाता है। ये क्लासिकल अप्रोच ने बताया, और ये क्लासिकल अप्रोच हमें ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की रियल वेज का मतलब होता है W/P, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वेज। ठीक है, रियल वेज है वेज अपॉन प्राइस, इट इज डिमांड ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज, और अगर रियल वेज वो ज्यादा डिमांड करते हैं कौन? श्रमिक, तो श्रमिक की मांग प्रोड्यूसर द्वारा कम हो जाएगी, और अगर रियल वेज कम मांगते हैं तो डिमांड ऑफ लेबर प्रोड्यूसर द्वारा ज्यादा होगी। तो क्लासिकल अप्रोच ने कहा कि जो डिमांड ऑफ लेबर होती है ये मौद्रिक मजदूरी का फलन तो होती है, बट वर्तमान में अगर मैं बहुत कहूं स्पेशली तो यह रियल वेज का फलन होती है, और रियल वेज ही डिटरमाइन करती है डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब एसएल, और एसएल का मतलब होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर कौन? हम सप्लाई करना चाहते हो, आप लोग पढ़ रहे हो, आप सप्लाई करना चाहते हो। आप देखोगे कि जिस प्रोफेशन में रियल वेज क्या हो जाएगा? ज्यादा है, उसमें आप ज्यादा काम करना चाहोगे, और जिस प्रोफेशन में रियल वेज कम है वहां पे आप कम काम करना चाहोगे।
ठीक है, तो डिमांड ऑफ लेबर दैट इज डिटरमाइंड बाय रियल वेज एंड सप्लाई ऑफ लेबर दिस इज आल्सो डिटरमाइंड बाय रियल वेज। तो ये क्लासिकल अप्रोच ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में जो मार्केट मैकेनिज्म काम करता है वो मार्केट मैकेनिज्म वास्तव में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर के बीच जो इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करता है वो रियल वेज के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और रियल वेज का डिमांड ऑफ लेबर निगेटिव फलन पाया जाता है जबकि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो पॉजिटिव फलन पाया जाता है। अर्थात रियल वेज बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ लेबर कम होगी और रियल वेज घटेगी तो डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा हो जाएगी। उसी प्रकार जो सप्लाई ऑफ लेबर है इट इज पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द रियल वेज, और पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द रियल वेज मींस होता है इफ रियल वेज इंक्रीजेज या राइजेज, यदि अर्थव्यवस्था में वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप पूर्ति जो श्रम की पूर्ति होती है वो ज्यादा बढ़ेगी। हम सब आप लोग जॉब करना ज्यादा पसंद करोगे जहां पे रियल वेज ज्यादा हो, लेकिन अगर आपकी रियल वेज कम है तो मौद्रिक मजदूरी अधिक होने के बावजूद भी लोग वहां पर जॉब करना पसंद नहीं करते। अगर मैं ग्राफिकल इसका प्रेजेंटेशन करता हूं तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में डिमांड ऑफ लेबर को अगर मैं डिमांड ऑफ लेबर को रियल वेज का फलन मानता हूं, रियल वेज का मतलब होता है W/P, इसका फलन मांगता हूं तो रियल वेज ऊंचा होने पर डिमांड ऑफ लेबर कम होगा, रियल वेज कम होने पर डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा होगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि आधार अक्ष पर मैंने डिमांड ऑफ लेबर ले लिया, यानी नंबर ऑफ द लेबर ले लिया। ठीक है, नंबर ऑफ द लेबर ले लिया, और वाई एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, वाई एक्सिस पर मैंने रियल वेज ले लिया, रियल वेज ले लिया। अब ये कह रहा है कि ये जो डिमांड ऑफ लेबर कर्व होता है दैट हैव द निगेटिव स्लोप, ये डिमांड ऑफ लेबर है, और डिमांड ऑफ लेबर मतलब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। ठीक है, जैसे जैसे एक श्रमिक को किसी कार्य में लगाते हैं उसकी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी लगातार घटती चली जाती है। अगर श्रमिक अर्थव्यवस्था में ज्यादा रियल वेज की डिमांड कर रहे हैं, W/P का मान 1 है, तो एक उत्पादक श्रम की मांग को कम करेगा, कितना रखेगा, L1 ही श्रमिक को लगाएगा अपने, कि अरे भाई बहुत ज्यादा मांग रहे हैं लोग रियल वेज, कह रहे हैं कि हमको मौद्रिक वेतन भी चाहिए, हमको आवास भी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बस चाहिए, हमारे फैमिली के लिए हॉस्पिटल चाहिए और हॉस्पिटल का बिल माफ होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, हमको बिजली चाहिए, तब हम आपकी कंपनी में जॉब करेंगे। तो जब रियल वेज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो श्रमिक की मांग प्रोड्यूसर द्वारा कम होती है। जब रियल वेज कम मांगते हैं कुछ लोग कहते हैं अच्छा बिना आवास के हम काम कर लेंगे, W/P, ठीक है आवास मत देना हम आपके यहां जॉब कर लेंगे। ठीक है, तो कंपनी जब रियल वेज लोग कम कर देते हैं तो कंपनी उनकी डिमांड को बढ़ा करके L2 कर देती है। जब रियल वेज और कम हो जाता है तो W/P3 कर देती है। जब रियल वेज और कम हो जाता है तो श्रम की जो मांग होती है वो और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम A पॉइंट से B पॉइंट और B पॉइंट से C पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल वेज जो है वो डिमांड ऑफ लेबर के साथ निगेटिव रिलेशनशिप रखता है। वहीं सप्लाई ऑफ लेबर क्या करता है, जो सप्लाई ऑफ लेबर होता है SL जो होता है इट इज फंक्शन ऑफ आल्सो फंक्शन ऑफ रियल वेज, और रियल वेज अगर ज्यादा होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा होगा, हम और आप ज्यादा तेजी से क्या करोगे, ज्यादा काम करोगे। ठीक है, ज्यादा सप्लाई करोगे। अगर रियल वेज कम होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर भी कम होगी। तो इसका जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या मिला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं रियल वेज को लंब अक्ष पर रखता हूं, रियल वेज को, ठीक है, वाई, और ये आपके पास आधार अक्ष पर मैं कहता हूं लेबर रखता हूं, तो ये पॉजिटिव स्लोप का मुझे एक कर्व प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है कि अगर W/P1 का मान बढ़ता है तो लेबर का मान बढ़ता है, अगर W/P2 का मान बढ़ता है, W/P2 का मान बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ लेबर भी बढ़ता है। अगर W/P3 बढ़ता है तो मैंने क्या, रियल वेज बढ़ता है तो लोग ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। तो ये सप्लाई ऑफ लेबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लासिकल अप्रोच ने ये कहता है कि जो रियल वेज होता है वो वास्तव में श्रम बाजार को संतुलन में रखता है,
वास्तव में श्रम बाजार को संतुलन में रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल वेज ही उसका जो बाजार तंत्र है, और वो बाजार तंत्र डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर के बीच इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने का प्रयास करता है। तो यानी अगर हम दोनों ग्राफ को एक जगह पर लेते हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे लेने पर हमको कुछ रिजल्ट अलग मिलते हैं, और रिजल्ट हमें बताते हैं, मैंने ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो कि OX जो आपका आधार अक्ष है तथा OY जो आपका लंब अक्ष है, और हमने यहां पर रियल वेज लिया है ऊपर लंब अक्ष पर, तथा नंबर ऑफ द लेबर हमने लिया है आधार अक्ष पर। और यहां पर अगर मैंने देखा कि डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये आपका इक्विलिब्रियम रियल वेज होगा, W/P रियल वेज होगा। और कितने श्रमिक को जॉब मिल गई? OL श्रमिक को जॉब मिल गई। ठीक है, तो रियल वेज के द्वारा श्रम बाजार में संतुलन स्थापित हो जाता है, और संतुलन जहां ई पॉइंट पर है, यहां पर डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दोनों बराबर हो जाती है। ठीक है, किसी कारण से एनी रीजन, ठीक है, अगर श्रम बाजार में संतुलन टूटता है और रियल वेज किसी कारण से क्या हो जाती है, देखो एक मिनट, किसी कारण से अर्थव्यवस्था में डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाती है एंड सप्लाई ऑफ लेबर घट जाती है, तो इसका मतलब होता है कि आप देखो ये जो आपके पास मजदूरी है रियल वेज है, W/P1 हो गई है। तो किसी कारण से अगर आपकी मजदूरी कम हो जाती है तो देखो श्रमिक की मांग बढ़ जा रही है। ये देखो श्रमिक की मांग कितनी है, एक मिनट, श्रमिक की मांग कितनी है? L2। श्रमिक की पूर्ति कितनी है? L1। तो देखो श्रमिक की मांग तो बहुत ज्यादा है, कौन, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर द्वारा। मांग कितनी है? OL2 मांग है, लेकिन पूर्ति कितनी है? OL1 पूर्ति है। तो इतने लोग क्या है? बेरोजगार तो हैं, और इसे हम लोग ऐच्छिक बेरोजगार कहेंगे। कौन से बेरोजगार? ऐच्छिक, वॉलंटरी रूप से वो अनएम्प्लॉयमेंट रहना चाहते हैं, नहीं हमको नहीं जॉब करना इतने कम वेतन में। ठीक है, तो ऐच्छिक बेरोजगारी को दर्शाने लगता है। ठीक है, वॉलंटरी हम रहेंगे, भैया हमको नहीं चाहिए इतना कम वेतन में, हम आपसे कहते 500 रुपए पर महीना लोगे, काम करोगे? नहीं, हम 500 नहीं लेंगे, हम भूखे रह लेंगे, बट हम नहीं करेंगे। तो ये अगर रियल वेज बहुत कम हो जाती है तो उस अर्थव्यवस्था में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखाई पड़ता है। वहीं अगर किसी कारण से जो वेज होती है वो बढ़ करके कितनी हो जाती है? आपके पास W/P हो जाती है। कितना? ये आपका 1 है, ये 2 हो जाती है। तो देखिए डिमांड ऑफ लेबर घट जाती है और सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम A से B, तो ये जो आपके पास देखिए यहां पर भी डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ये आपका अनैच्छिक बेरोजगारी को दर्शाएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी है, मतलब हम काम की तलाश कर रहे हैं बट हमें काम नहीं मिल रहा है, फोर्स्ड अनएम्प्लॉयड है। हम नहीं चाहते हैं बेरोजगार रहना, बट मार्केट मैकेनिज्म ने हमको बेरोजगार बना रखा है। ठीक है, लेकिन ई पॉइंट पर इकोनॉमी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आपका रियल वेज है दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इन द लेबर मार्केट। तो ये हमारी पास कहानी थी लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम की, एक कॉन्सेप्चुअल कहानी थी आपके पास। यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। अब आप अपने प्रश्नों को रखो, मैं जान रहा हूं बहुत ढेर सारे प्रश्न आपके पैदा हो गए हैं, उन प्रश्नों को रखो ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं।